दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपके हाथ एक ऐसा राज लग जाए जो एक खोई हुई सभ्यता के ताले खोल दे, एक ऐसा क्लू जो कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा हो, ऐसा प्रतीत हो जैसा किसी पुरानी पहेली का जवाब बस आपकी आंखों के सामने हो, सिर्फ उसे समझने की चाबी चाहिए। यही था रोजेटा स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक टाइम मशीन निकला, जो हमें हजारों साल पहले की इजिप्शियन सिविलाइजेशन का रहस्य बताने वाला था। इसने हिस्टोरियंस को एक ऐसी भाषा को डिकोड करने में मदद की जो पहले बस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। तो चलिए आज हम इस पत्थर के पीछे छुपे रोमांचक राज और इसकी डिस्कवरी की हैरत अंगेज कहानी को जानते हैं। ऐसी कहानी जो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज में से एक थी। तो ये बात है 15 जुलाई 1799 की, जब नेपोलियन के सोल्जर्स इजिप्ट में थे। नेपोलियन ने इजिप्ट पे अटैक किया था और यहाँ नेपोलियन का मिशन सिर्फ वॉर जीतना नहीं था, बल्कि वो इजिप्ट के इतिहास को समझने के लिए एक बड़ा आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन भी चला रहा था। इसी एक्सपेडिशन के दौरान एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर पियरे फ्रैंकोइस बोचार्ड को रोजेटा नामक जगह पे एक अजीब पत्थर मिलता है। ये ग्रेनाइट का एक बड़ा टुकड़ा था जिस पर 3 अलग अलग में लिखा गया था। ये पत्थर बाद में दुनिया भर के क्यूरियस माइंड्स के लिए एक ऑब्सेशन बन गया। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि आखिर ये रोजेटा स्टोन है क्या? वेल, रोजेटा स्टोन एक काला ग्रेनाइट का पत्थर था जो लगभग 3.5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इस पर एक ही टेक्स्ट 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। ये 3 भाषाएं थी इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स, डेमोटिक इजिप्शियन एंड एंशिएंट ग्रीक। अब ये वो दौर था जब हाइरोग्लिफ्स, स्पेशली इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स, अब तक डिकोड नहीं हुई थी। जिन एक्सपर्ट्स ने भी स्टोन को देखा था वो ये तो समझ गए थे कि 3 लैंग्वेज में लिखी टेक्स्ट सेम है। तो अगर कोई स्टोन का एंशिएंट ग्रीक पार्ट पूरी तरह से पढ़ पाए तो शायद वो हाइरोग्लिफ्स को भी क्रैक कर लेंगे। ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती, क्योंकि इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस मौजूद थी, स्पेशली इजिप्ट के पिरामिड्स और टेंपल्स में। मतलब अगर ग्रीक पढ़ने वाले इसे समझ सके तो वो बाकी 2 भाषाओं को भी डिसाइफर कर सकते थे। और अगर ये लैंग्वेज रिकॉर्ड हो जाती तो पूरी दुनिया की एक बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट जो है उसे पढ़ा जा सकता था। और अगर उसे पढ़ा गया तो इट्स क्वाइट क्लियर कि इसकी मदद से हिस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता था। So yes, ये थी रोजेटा स्टोन की इंपॉर्टेंस। बट द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर ये स्टोन फिलहाल कहाँ है? रोजेटा स्टोन को 1802 में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया, जहां वो आज भी है। यहाँ पहुंचने के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे डिकोड करने में लग गए। इसी साल एक यूरोपियन स्कॉलर जोहान अकरब्लाड ने कुछ वर्ड्स को डिकोड कर लिया था। जैसे ग्रीक सेक्शन में कुछ रॉयल नेम्स थे जो डेमोटिक और इजिप्शियन में भी विजिबल थे। इनके पोजीशनिंग से ये समझ आ गया था कि सारे नेम्स ही हैं। इन सारे कैरेक्टर्स को मैच करके अकरब्लाड ने रॉयल नेम्स और कुछ सिंपल वर्ड्स जैसे कि मच या फिर टेंपल्स को डिटेक्ट कर लिया था। बट अकरब्लाड भी उस जमाने के ज्यादातर लोगों की तरह ये मानते थे कि सारे डेमोटिक साइंस अल्फाबेटिकल थे, यानी कि हर लेटर का एक स्पेसिफिक साउंड होगा, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में होता है। बट एक दूसरे यूरोपियन स्कॉलर थॉमस यंग का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कुछ डेमोटिक साइंस सिर्फ लोगोग्राम्स थे, यानी कि ऐसे सिंबल्स जो एक कंप्लीट वर्ड या सेंटेंस को डिनोट करता हो। जैसे कि उस स्क्रिप्ट में सन डिस्क जैसा दिखने वाला कुछ तो बना था, जिसे वो सन गॉड या सन का डिपिक्शन मानते थे। फिर साल 1814 में थॉमस यंग ने कुछ और डेमोटिक वर्ड्स जैसे कि फेरो और इजिप्ट को भी डिकोड कर लिया था। इसके बाद एक और स्कॉलर नेम्ड जीन फ्रैंकोइस शैम्पोलियन, जिन्हें काफी सारे स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस आते थे जैसे कि इजिप्शियन, कॉप्टिक, उन्होंने कुछ इजिप्शियन नेम्स जैसे कि रामसेस एंड थोटमोस को भी डिकोड कर लिया। फिर सितंबर 14, 1822 को शैम्पोलियन ने पूरे टेक्स्ट को डिकोड करने का दावा किया। नाउ अर्ली 1950s में रोजेटा स्टोन की पहली कंप्लीट ट्रांसलेशन पब्लिश हुई। अब इससे पहले मैं ट्रांसलेशन पे थोड़ी बात करूं, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप एंशिएंट इजिप्ट की दुनिया में और गहराई से जाना चाहते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोजेटा स्टोन, तो वीडियो के प्रोडक्ट सेक्शन में मैंने कुछ शानदार बुक्स रिकमेंड की है जो आपको उस जमाने का पूरा फील दिला देंगी। तो हाँ, आप चाहे तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। खैर, ट्रांसलेशंस के बाद पता चला कि इस पे लिखी बातें 196 BCE की थी। रोजेटा स्टोन इजिप्ट के 13 साल के फेरो यानी कि राजा टॉलमी फाई के राज्याभिषेक के सेलिब्रेशन में बनी थी। इसे टॉलमी फाई के कोरोनेशन के बाद स्टैब्लिश किया गया था और उस पे एक डिक्री यानी कि लॉ या ऑर्डर लिखी गई थी जो नए रूलर के डिवाइन कल्ट को स्टैब्लिश करती थी। ये डिक्री एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स ने इशू किया जो मेम्फिस शहर में गैदर हुए थे। स्टोन पर इजिप्शियन प्रीस्टहुड से रिलेटेड
रिलेटेड बातें थी। यहाँ टेंपल को मेंटेन करने के लॉज लिखे गए थे। देन कुछ रिचुअल्स के बारे में लिखा गया था, लाइक रिचुअल्स को परफॉर्म कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बलि के एनिमल को बड़ी कैसे किया जाए। तो हाँ, ऐसी ही सारी डिटेल्स इस पे थी। दरअसल उस वक्त इजिप्ट एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी जहां 2 लैंग्वेजेस चलती थी, एक एंशिएंट ग्रीक जो कॉन्करर्स वहां लेकर आए थे और एक वहां की नेटिव लैंग्वेज जो कि है डेमोटिक इजिप्शियन। इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स तब चलन में नहीं थी, बट अपनी संस्कृति जिंदा रखने के लिए इसे भी इंक्लूड किया गया था। स्टोन का मेन पर्पस इजिप्ट पर टॉलमाइक रूलर्स का कंट्रोल दोबारा एस्टैब्लिश करना था। जब टॉलेमी 5 12 साल का था तब उसका कोरोनेशन ऑफिशियली मेम्फिस में किया गया। उसके रूल के स्टार्ट होने के 7 साल बाद और सिर्फ 1 साल के अंदर मेम्फिस डिक्री इशू की गई। डिक्री ये रिकॉर्ड करता है कि टॉलेमी 5 ने टेंपल्स को एक बड़ा गिफ्ट दिया था। कैसा गिफ्ट? वेल, सिल्वर और ग्रेन का। ये भी लिखा गया है कि उसके रूल के 8th ईयर में नाइल का फ्लडिंग अनयूजुअली हाई था और उसने एक्स्ट्रा पानी को डैम बनवाकर फार्मर्स के बेनिफिट के लिए यूज किया। इन रिटर्न प्रीस्ट्स ने प्लेज किया कि किंग के बर्थडे और कोरोनेशन डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा और सभी इजिप्शियन प्रीस्ट्स उनकी सर्विस करेंगे जैसे वो बाकी गॉड्स की सर्विस करते थे। डिक्री का कंक्लूजन ये इंस्ट्रक्शन के साथ होता है कि एक कॉपी हर टेंपल में रखी जाए जो लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स यानी इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स, देन लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी डेमोटिक और लैंग्वेज ऑफ ग्रीक्स में लिखी हो जो टॉलमाइक गवर्नमेंट यूज करती थी। प्रीस्ट्स का सपोर्ट लेना टॉलमाइक किंग्स के लिए बहुत जरूरी था ताकि वो इफेक्टिवली अपनी रूल कंटिन्यू कर सके। हाई प्रीस्ट्स ऑफ मेम्फिस जहां किंग का कोरोनेशन होता था स्पेशली इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो उस टाइम के हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटीज थे और उनका इन्फ्लुएंस पूरे किंगडम में था। अब क्योंकि ये डिक्री अलेक्जेंड्रिया के बजाय मेम्फिस में इशू किया गया था तो ये क्लियर है कि यंग किंग चाहता था कि प्रीस्ट्स एक्टिवली उसको सपोर्ट करे। इनकेस आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंड्रिया टॉलमिक्स का पावर सेंटर था, वहीं मेम्फिस इजिप्ट की पुरानी कैपिटल थी। तो आप यहाँ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस समय लोग कैसे सोच रहे थे। इसी वजह से भले ही इजिप्ट का गवर्नमेंट ग्रीक स्पीकिंग था अलेक्जेंडर द ग्रेट के कॉन्क्वेस्ट्स के बाद, स्टिल ये डिक्री जैसे पहले के 3 सिमिलर डिक्रीज इजिप्शियन लैंग्वेज में भी लिखी गई ताकि कॉमन लोग और लिटरेट प्रीस्ट्स दोनों से कनेक्ट हो सके। डिक्री का एक सिंगल फाइनल इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंशिएंट लैंग्वेजेस को समझने का मॉडर्न नॉलेज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और ओरिजिनल टेक्स्ट्स के बीच कुछ माइनर डिफरेंसेस भी हैं। रोजेटा स्टोन के डिसाइफर होने से एंशिएंट इजिप्ट से जुड़ी कई सारी मिथ्स का सच पता चला, जैसे कि सालों तक लोगों को लगता था कि इजिप्शियन पिरामिड्स के अंदर की अंडरग्राउंड चेंबर्स को वहां के प्रीस्ट्स के स्टडी के लिए बनाई गई थी। बट देन रोजेटा स्टोन के हेल्प से ये कंफर्म कर दिया गया कि ये एक्चुअली टूम्स थी और वहां रखा सामान डेथ के बाद यानी कि आफ्टर लाइफ के लिए ही थी। वैसे ये बात आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि रोजेटा स्टोन एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही कई और बातें क्लियर हुई जिन्हें अगेन आप बुक्स पढ़ के जान सकते हैं, जिन्हें मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में लिंक किया है। अब ट्रांसलेशन को लेकर मैं थोड़ा और डिटेल में जा सकता हूं, काफी चीजें बता सकता हूं, बट देन इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ट्रांसलेशन समझाऊं, रादर मैं आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताना चाहता था जिसने एक पूरी सिविलाइजेशन का दरवाजा खोल दिया। द डिसाइफरिंग ऑफ रोजेटा स्टोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हिस्ट्री की, जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक्चुअली में कितने एडवांस थे। मुझे इसके पीछे की कहानी जानकर बहुत अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर चैनल पे आता रहूं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। एज आई गेट बेटर विद दीज वीडियोस, वीडियो की लेंथ भी लंबी होती जाएगी और कंटेंट भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।